Greetings everyone. Today is World Glaucoma Day, an initiative that was started by World Glaucoma Association, and this is celebrated every year on 12th of March. And we at St. Amar Japuria Goyal campus believe that prevention is cure. And that is why we invited Dr. Priyanka Patel, an eye specialist, to shed some light on the problem of glaucoma. Hello ma'am, good afternoon. Ma'am, I'm Ojas Dikshit and I'm right now in class 11 Humanities at St. Amar Japuria School, Goyal campus. Hello, my name is Neharika. I'm a student of class 12 PCB and I'm currently in St. Amar Japuria Goyal campus. मैम आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन वर्ल्ड ग्लूकोमा डे मनाया जाता है और मुझे लगता नहीं आपसे बेहतर कोई होगा इस चीज़ को बताने के लिए. तो मैम पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि ग्लूकोमा होता क्या है. ग्लूकोमा को इंडिया में सेकंड मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस बोला गया है. सेकंड मेन कॉज है तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कैटरेक्ट को बोला गया है. कई लोग कैटरेक्ट और ग्लूकोमा में बहुत कंफ्यूज है कि कैटरेक्ट और ग्लूकोमा एक है क्या. मॉडर्न जो आजकल जो हिंदी में अगर बात करें, जैसे कि जो अपनी आम भाषा है, कई लोग सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया सुना होगा. सफ़ेद मोतिया को अगर मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो कैटरेक्ट है और काला मोतिया जो है उसको ग्लूकोमा बोला गया है. इसको साइलेंट थीप ऑफ साइट भी बोला गया. साइलेंट बोला गया क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते स्टार्टिंग में और ये प्रोग्रेसिव टाइप का होगा. सिम्टम्स नहीं आते मतलब कि जो ये बच्चों से स्टार्ट होता है. इसका जो प्रोग्रेशन है ये मेनली जो इसके टाइप्स है, कंजेनाइटल होता है. कंजेनाइटल के साथ जो इसका पहला टाइप है वो कंजेनाइटल है, वो किसी भी डिजीज से एसोसिएटेड नहीं होता. ठीक, कंजेनाइटल मतलब जब बर्थ होगा उसी के समय उसके जो आई में कोई डिफॉर्मिटी होगी उसकी वजह से होता है. दूसरा जो इसका टाइप हो कंजेनाइटल प्लस एनोमलीज ऑफ आई होगा, मतलब आई में भी कोई दिक्कत होगी और कंजेनाइटल तो है ही बचपन से. पहले तो ये जानना होगा कि ग्लूकोमा हमेशा कंजेनाइटल ही होता है, ये इसका प्राइमरी कॉज है. सेकेंडरी कॉज में एट द एज ऑफ 20 या 30 ईयर्स के बाद ये बहुत चांसेस रहता है, लेकिन अगर कंजेनाइटल की बात की जाए तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा. और जो तीसरा कॉज होता है कंजेनाइटल विद अदर सिस्टमिक डिजीज. सिस्टमिक डिजीज में तुम्हारा जो तुमने जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज सुना उसकी वजह से होगा. ठीक है, अगर कंजेनाइटल में सबसे पहला जो पॉइंट है कंजेनाइटल की बात की जाए तो उसमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे डायग्नोस हो जाना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टार्ट होगा, लेकिन अगर बच्चा 2 साल तक है तब डायग्नोसिस उसकी इंपॉर्टेंट होती है. वो बच्चा 2 साल के बच्चे में आप नहीं डायग्नोस कर सकते कि क्या है. तो ये अगर पेरेंट्स में किसी को ग्लूकोमा हो तो चांस हो जाता है बच्चों में, तो थोड़ा सा स्क्रीनिंग करनी चाहिए आई की. और एट द टाइम ऑफ 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स से पहले किसी को ग्लूकोमा है और डायग्नोसिस नहीं हो पा रही तो उसका जो प्राइम सिम्टम्स है उसमें जो आंखों का साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है. जो नॉर्मल डायमीटर हम लोग का कॉर्निया का होता है 11 mm होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वो डायमीटर 13 mm हो जाता है. वो थोड़ा सा 13 to 15 mm, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता. अगर आई का जो साइज होता है वो बड़ा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बुकथेल्मोस. वो मेन कॉज होता है एट द एज ऑफ 3 ईयर्स. ठीक, इसके बाद जो सेकेंडरी कॉज है वो तो है ही. अब बात आती है कि WHO ने इसको बोला है कि ग्रुप ऑफ आई डिजीज है. ग्रुप ऑफ आई डिजीज का मतलब ये कोई एक चीज को डिफेक्ट नहीं करता है. एक चीज को, जैसे तुम्हें पता है, सबको पता होगा, जो भी बच्चे होंगे जो भी आई के बारे में जानते होंगे कि वो आई को किस जहाँ मतलब किस जगह पर डिफेक्ट करता है. तो सबसे पहला जिसका प्राइम सिम्टम्स होगा ग्लूकोमा का वो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा देगा. इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज का मतलब होता है सबसे पहले हमें नॉर्मल रेंज पता हो जानी चाहिए कि इंट्राओकुलर प्रेशर एक पूरी बॉडी का प्रेशर होता है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं. आंखों का प्रेशर होता है उसको इंट्राओकुलर प्रेशर होता है. उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 to 20 mm ऑफ Hg होती है, और जो अगर इंक्रीज होगी तो 16 to 20 mm ऑफ Hg हो जाएगी. ठीक, ये तो अर्ली एज है ग्लूकोमा का. अगर किसी को फाइनली डिटेक्ट हो गया है तो ये जो प्रेशर बढ़ता है वो 30 to 35 mm ऑफ Hg हो जाएगा. और सोचो अगर किसी का प्रेशर बढ़ता है तो कैसा होता है, वैसे आंखों में भी प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा. इसकी जो मेन कॉज है पहले के टाइम पे ये ओवर एज डिजीज होती थी, मतलब जैसे कैटरेक्ट के एज के बाद स्टार्ट होता है वैसे ही ग्लूकोमा होता है. लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो इसका एज है वो 30-35 से घट के अब 13 से लेकर 30 के बीच में हो गया है. मतलब ये इन्फेंट्स में, बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, सब में होने के चांसेस के रहते हैं. जो इसका मेन कॉज होता है, जो पहला कॉज होगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है वो क्या है? प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन यूज, स्क्रीन टाइम. नॉर्मली आजकल क्या हो गया, कोविड के टाइम पे सबने बहुत स्क्रीन टाइम यूज अपने लिया, 10-10, 15-15 घंटे. मजबूरी भी थी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. अभी क्या हो गया, जब स्क्रीन टाइम होता है तो हम लोग भूल जाते हैं अपनी आंखों को ब्लिंक करना.
कहाँ करते, लगातार स्क्रीन पे ध्यान जाता है। जब आप आंखों को ब्लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टीयर्स डिस्पर्स नहीं होंगी। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहला जो उसमें सिम्टम्स होता है वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, और पूरा का पूरा आई बॉल हम पे किस पे डिपेंड करते हैं, ऑप्टिक नर्व पे पहला। ठीक, दूसरा तो अब अगर ऑकुलर प्रेशर बढ़ा है या फिर अब स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं और मजबूरी भी है कि आईटी सेक्टर वालों को स्क्रीन टाइम यूज करना ही पड़ेगा, तो हमें एक रूल बताया गया 20-20-20 रूल। 20 मतलब हर 20 मिनट्स के बाद 20 बार आई को ब्लिंक करना है, ब्लिंक मतलब ब्लिंकिंग रेट बढ़ानी है, और दूसरा क्या है 20, और हर 20 फीट पे जो हमारा जो सिम्टम्स होता है, जो सिस्टम है वो थोड़ी 20 फीट पे होना चाहिए, मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, और बहुत अपना पोस्चर भी ठीक करो जो भी डेस्क का है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है डाइट को हम कैसे फॉलो करें, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, स्मोकिंग एल्कोहल कंजप्शन कितना बढ़ गया है। तो जब अगर आप स्मोकिंग और एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा बॉडी सर्कुलेशन पे इफेक्ट आएगा, बॉडी सर्कुलेशन अगर इफेक्ट आएगा तो जो ऑप्टिक नर्व पे जो सर्कुलेशन उस पर भी इफेक्ट आएगा, और आई हेल्दी आई को अनहेल्दी करेगा। जो तीसरा मेन कॉज है वो है हमारे डाइट में हम क्या ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स क्या है, मेन आई को क्या चाहिए होता है, कौन से विटामिन चाहिए होते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर डाइट हमारी ऐसे है कि जिसमें विटामिन है ही नहीं, तो विटामिन ए उसमें फिर नहीं है, तो फिर वो भी आई को ओवरऑल तो अनहेल्दी कर ही रहा है आई को, है ना। जो तीसरा मेन इसका जो सिम्टम्स होता है, अब ये है कि बच्चे नहीं बता पाएंगे, या फिर जैसे बच्चे भी क्लास में बैठे हैं उनको विजन की दिक्कत हो रही, तो वो नॉर्मल चेकअप के लिए कई बार बच्चे जाते हैं, कई बार नहीं जाते, तो पेरेंट्स को भी बार बार पूछना चाहिए। अगर हेरिडिटी वाला है, अगर किसी के बाबा या फिर पिछला किसी को हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है, क्योंकि साइलेंटली होगा और प्रोग्रेसिव टाइप का होगा, तो साइलेंटली का मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं देगा। तो हर जो स्कूल गोइंग के बच्चे हैं जो स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली आई चेकअप के लिए जाना चाहिए, है ना। और जो दूसरा है उसमें जो पहला सिम्टम्स आएगा वो हेडेक का होगा, हेडेक और आई स्ट्रेन पहला सिम्टम्स होगा, तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन आई चेकअप के लिए जाना चाहिए। ब्लर विजन होगा, बच्चा बोलेगा कि मुझे पीछे से दिखाई नहीं देता। एक ओवरऑल ब्लर हो जाना, एक टनल विजन ब्लर हो जाना। टनल विजन का मतलब होता है, टनल मतलब कैसे होता है, एक जगह पे हमें दिखाई देगा, पेरीफेरी विजन हमारा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें पेरीफेरी विजन पहले जाता है। टनल विजन मतलब सेंटर पे आप फोकस कर पाएंगे, लेकिन आपके राइट और लेफ्ट में क्या है वो नहीं दिखेगा। दूसरा सिम्टम्स है, तो पहला सिम्टम क्या है, हेडेक, आई स्ट्रेन, और जो टनल विजन हो। इसके बाद आप डार्कनेस में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे हम धूप से अंधेरे में आते हैं तो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड पे नॉर्मल हो जाता है, वो टाइम ज़्यादा लगेगा नॉर्मल होने में। ठीक, इसके बाद लाइट सेंसिटिविटी, धूप में निकलते हैं तो लाइट को फोटोफोबिया जिसको बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, आप धूप में आंखें नहीं खोल पाएंगे, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक, इसके बाद हेलोज अराउंड द लाइट, हेलोज अराउंड द लाइट, ये लाइट जल रही इसके चारों तरफ तुम्हें इंद्रधनुष जैसा कुछ दिखाई देगा, वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये अगर 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा तो नहीं बता पाएगा, इसके लिए अगर वो हेडेक भी बताए तो स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। और जो सबसे पहला होगा, चेक करेंगे डॉक्टर जो भी होंगे, ऑप्थेल्मिस्ट जो भी होंगे वो चेक करेंगे, और सबसे पहले उसका इंट्राओकुलर प्रेशर जरूर बढ़ा रहेगा इसमें। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर की जो मैंने रेंज बताई 10 to 20 mm ऑफ Hg, वो बढ़ के 16 +2 माइनस और प्लस होती रहेगी, मतलब 16 से अगर ऊपर है तो वो एक डायग्नोसिस की तरफ जाएगा कि इसको ग्लूकोमा होने के चांसेस है ना। और जो इसका जो दूसरा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं देगा, साइलेंटली होता है ना, ये प्रोग्रेसिव टाइप का होगा। ठीक, और अभी जो हाई रिस्क पूरे वर्ल्ड वाइड में हो गया वो 40% कंजेनाइटल होने के चांस बहुत ज़्यादा, 40%। ठीक, 50% जो इसके चांस बढ़ जाते हैं एट द एज ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर में बहुत जल्दी डायग्नोस होने, 50% पूरा जो वर्ल्ड वाइड का जो रिकॉर्ड WHO ने बोला है 40% ये कंजेनाइटल है, 50% ये एट द एज ऑफ 2 ईयर होगा, और 10% ये 2 ईयर के बाद होता है। तो जो ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लूकोमा के वो किस टाइप के होंगे, बच्चों में होने के चांसेस, तभी जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होता। और अगर इसको आप डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाएगी, ये इरिवर्सिबल टाइप का होगा कब, जब इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। इरिवर्सिबल मतलब इसमें रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें ब्लाइंडनेस होगी तो होगी, और अगर एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ठीक,
तो डाइट का इसमें मेन वो होता है। इसके अलावा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हेरिडिटी टाइप का तो नहीं है, प्रेशर होना चाहिए और आंखों का, और सबसे जो इसमें एक और डिजीज के साथ ये एसोसिएटेड होगा मायोपिया। मायोपिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर अभी जिनको भी नॉर्मल केस में जिनको दूर का नहीं दिखाई देता वो मायोपिया। तो मायोपिया के साथ साथ आंखों का साइज बढ़ा मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आंखें बाहर आ जाएंगी, बूथ थैलमस की कंडीशन। ये इसका सामने का प्रेजेंटेशन है कि ऐसे पेशेंट दिखते हैं वो, ठीक है। और मैम ऐसे धारणा है कि जिसको कैटरैक्ट होता है तो लोग कहते हैं कि उसे ग्लूकोमा होने के भी चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैटरेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, कैटरेक्ट में ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस होता है, उसका लेंस का जो साइज होगा वो हार्ड हो जाएगा। जो ग्लूकोमा की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि एनाटॉमी क्या होती है। तो तुम्हें पता होगा कि ट्रेबेकुलर मेसवर्क, ग्लूकोमा एक एंगल बनाता है, जो सिलेरी बॉडी आइरिस एक एंगल बनाते हैं, वो मेनली जो हम बता रहे हैं कि इसका एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है जो एक्वस ह्यूमर है वो ज़्यादा प्रेशर उसका बढ़ जाता है, ज़्यादा ड्रेनेज होने लग जाता है। तुम्हें पता है एक्वस ह्यूमर बनता है और ड्रेन होता रहता है ना। तो जब वो ड्रेन नहीं हो पाएगा और प्रेशर बढ़ेगा, ड्रेन नहीं हो पाएगा मतलब जहाँ से वो ड्रेन हो रहा है वहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी, या जहाँ से बन रहा है वहाँ से अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो जो एंगल होता है वो क्लोज हो गया किसी वजह से, तो फिर चांसेस रहते हैं ग्लूकोमा होने के। वो क्लोज क्यों होगा? जब कैटरेक्ट की कंडीशन में जो लेंस का प्रोटीन होगा वो वहाँ के क्लॉग हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस एंगल को क्लोज कर देता है। तो कैटरेक्ट की कंडीशन में बोला गया है कि कैटरेक्ट का जो सर्जरी होती है वो एट द मिड ऑफ कैटरेक्ट करवा लेना चाहिए। पूरा मेच्योर कैटरेक्ट की सर्जरी कभी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जितना कैटरेक्ट मेच्योर होगा उतना लेंस हार्ड होता जाएगा, और हार्ड चीज को आंखों से निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो लेंस का जो सपोर्ट होता है वो पोस्टीरियर पोर्ट पे होता है। लेंस के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एंटीरियर भाग को पूरा कट करके निकाल देते हैं, पोस्टीरियर पे आर्टिफिशियल लेंस रखा जाता है, और जब लेंस पूरा हार्ड होगा तो हमें पोस्टीरियर को भी काट के निकालना पड़ेगा। तो नए लेंस का सपोर्ट कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है, तो वो लेंस कई बार सब लैक्सेशन भी हो जाता है। सब लैक्सेशन का मतलब जो लेंस रखा गया है वो पीछे विट्रस में चला जाएगा, विट्रस में भी जा सकता है, एंगल पे भी धस सकता है, एंगल पे। तो जब एंगल पे जाएगा तो वो जो वहाँ से एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो रहा था वो क्लॉग हो जाएगा। तो कैटरेक्ट में चांस है, तो सर्जरी का टाइम बताएगा कि प्री मेच्योर में करवा देना चाहिए सर्जरी, पूरा हार्ड नहीं होना चाहिए। मैम आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली और मेरे पास ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ का क्या रोल होता है ग्लूकोमा में? कि एक सुनते आ रहे हैं कि डायबिटीज़ से ग्लूकोमा में ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसका क्या रोल होता है ग्लूकोमा? डायबिटिक रेटिनोपैथी एक डिजीज होती है, अगर जिसको जैसे डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटीज में क्या होता है तुम्हें पता है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है उसमें ग्लूकोज का भी मात्रा है, ग्लूकोज प्रोटीन ऐसे उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो डायबिटिक के केस में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो अगर एक्वस ह्यूमर में इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, इसका क्वांटिटी बढ़ेगा, तो वो भी एंगल को क्लोज करेगा। और डायबिटिक रेटिनोपैथी में ऑलरेडी क्या, रेटिनोपैथी मतलब कोई भी सारी जो पैथी होगी वो रेटिना पे होगी, है ना, जो भी डिजीज होगी रेटिना पे होगी, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगी। ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगी तो मैंने बताया ग्लूकोमा इज ग्रुप ऑफ आई डिजीज, तो ऑप्टिक नर्व उसमें जरूर डैमेज होगी। तो ग्लूकोमा जो ब्लड प्रेशर जो डायबिटिक वाले पेशेंट उनको भी चांस है ग्लूकोमा होने की, होगा नहीं उनको, लेकिन चांसेस पूरे रहेंगे कि उनको भी एक मतलब चेकअप के लिए जाना चाहिए अपना आईओपी लगातार। और जो ब्लड प्रेशर वाले या फिर जो डायबिटिक वाले पेशेंट उनको हर 6 मंथ पे रेगुलर आई चेकअप के लिए बोला गया है, ताकि उनको जो चांस भी है वो ना हो पाए, है ना। अगर किसी को ग्लूकोमा हो रहा है मतलब उसके मध्य स्टेज में है, तो ऐसी कोई दवा है या फिर कोई तरीका जिसे हम उसे बीच में स्लो डाउन कर सकें? सबसे जरूरी है ग्लूकोमा के लिए उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन होगा तो जहाँ पे अगर कोई भी एंगल हमारा क्लोज है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क अगर क्लोज है, तो वहाँ पे उसकी एक ही सर्जरी होती है, ट्रेबेकुलोटॉमी, मतलब कि जो हमारा एंगल है ट्रेबेकुलर मेसवर्क उसको जहाँ से क्लॉग है कट करना और वहाँ से एक ह्यूमर ड्रेन करके एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा। ये इसकी सर्जरी, एक सर्जरी है। इसके अलावा अगर प्रेशर बढ़ता है और हमारा एंगल उतना क्लॉग नहीं है, तो उसके लिए हमें मेन प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी ड्रॉप आती हैं, उनको दिया जाता है। और वो जो एक मेन ड्रॉप होती है इसमें बहुत सारी दवाओं के नाम है, जैसे कि एक 9 PM करके है। तो 9 PM का मतलब उसको आपने अगर 9 बजे दिया है रात को, तो 9 बजे ही देना पड़ेगा, उसको 24 आवर तक ही काम करेगा।
थैंक यू मैम, आपने सब कुछ समअप कर दिया है। आखिर में जितने लोग हमको देख रहे हैं, आप कोई लास्ट मैसेज जो देना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है और कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल इनहेरिट करा जा सकता है? हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी डाइट में विटामिन ए, सी और ई जो भी विटामिन है उनको लेने चाहिए। बच्चों में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को कम करें और डाइट में हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी और कैरेट वगैरह ये सब लेना चाहिए। और स्मोकिंग, अल्कोहल जो यूथ में ज़्यादा हो रहा है उसको कम कंज्यूम करना चाहिए और अच्छा खाओ, अच्छा रहो, है ना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।